नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आज दूसरा और बेहद अहम दिन। गैरसैंण विधानसभा में आम बजट पर आज चर्चा होनी है। कल वित्त वर्ष 2026 से 2027 का बजट पेश किया गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह बजट पेश किया था। आज सदन में बजट प्रस्तावों पर विस्तृत बहस होगी। पक्ष और विपक्ष के विधायक अपनी अपनी बात रखेंगे। कई विभागों के बजट प्रावधानों पर उठ सकते हैं सवाल। विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर सकता है। गैरसैंण विधानसभा परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बेहद सुदृढ़ की गई है। उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। बेहद अहम दिन माना जा रहा। आज बजट सत्र में बजट को लेकर चर्चा होनी है। आज सदन में वर्ष 2026 से 2027 के बजट पर विस्तृत चर्चा होगी, जिसे कल पेश किया गया था, यानी कि सोमवार के दिन महा बजट पेश किया गया था उत्तराखंड में। सत्ता पक्ष यहां बजट को ऐतिहासिक बता रहा, वहीं विपक्ष विकास कार्यों और विभागों के बजट प्रावधानों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। सुरक्षा के लिहाज से विधानसभा परिसर में सख्त इंतजाम किए गए। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मदन सिंह देहरादून से जुड़ चुके हैं। मदन, आज बजट सत्र का ये दूसरा दिन है, लेकिन बेहद अहम दिन माना जा रहा। बजट जो कल पेश किया गया था उस पर चर्चा होनी है। कैसी तैयारी वहां पर, कैसी हलचल? श्रुति, देखिए, हम लोग भराड़ीसैंण में अभी मौजूद है विधानसभा में, जहां पर सत्र चल रहा है। और जिस तरीके का आज माहौल है, आज दूसरा दिन है और विपक्ष पूरी तरीके से आज हमलावर दिखाई दे रहा है। सत्र की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन सत्र से पहले ही विधानसभा के बाहर तमाम कांग्रेसी जो विधायक हैं वो धरने पर बैठे और अपनी तमाम मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन यहाँ पर हुआ, खासतौर पर कानून व्यवस्था को लेकर। उसके साथ ही जो तमाम विधायकों अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में भी यहाँ पर बताया और ये कहा गया है कि जो बजट है, बजट में इस तरीके का प्रावधान नहीं किया गया है। तमाम चीजों को छोड़ दिया गया है। खटीमा की समस्या हो, चाहे जनजाति क्षेत्र की समस्या हो, तमाम समस्याओं को लेके यहाँ पर विधायक मौजूद थे। और आपको यही बता दें कि आज कांग्रेस सदन के अंदर ही नहीं, सदन के बाहर भी एक जबरदस्त विरोध प्रदर्शन यहाँ पर करने जा रहा है, जो कि प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में होने जा रहा है। और जगह जगह विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। वहीं आज विधानसभा के अंदर भी हंगामा देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तो बजट पे चर्चा होनी है, ऊपर से प्रश्नकाल भी अभी शुरू हो चुका है। तो तमाम जो विधायक है वो अपने प्रश्न पूछ रहे हैं और जो मंत्री हैं उनसे जवाब लिए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आज का जो दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। और जिस तरीके से विपक्ष जो है हमलावर दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं हंगामेदार ये सत्र आज का रहने वाला है। और निश्चित तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि तमाम व्यवस्था इसके लिए पहले से की जा चुकी है। जैसे कि मैंने कहा कि विधानसभा के बाहर भी धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, तो उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। और सदन के अंदर भी जो है तमाम जवाब तलब चल रहा है। हालांकि सत्ता पक्ष का सीधे तौर पर कहना है कि जो कांग्रेस है उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। एक अच्छा बजट दिया गया है राज्य सरकार को, जिसकी कि सब वाहवाही कर रहे हैं और सभी पहलुओं को मद्देनजर ये बजट पेश किया गया है। सर्वव्यापी सर्वहारी ये बजट है। और क्योंकि कांग्रेस जो है 2027 का चुनाव देख रही है, चुनाव के मद्देनजर वो तमाम बेफालतू के सवाल उठा रहा है। लेकिन जिस तरीके की परिस्थितियां हैं वो ये बात निश्चित है कि आज का जो ये सत्र है हंगामेदार देखने को मिलेगा। जी श्रुति। बिल्कुल, आज का दिन सदन में हंगामे के आसार भी है, क्योंकि देखिए विपक्ष की तरफ से तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। बजट पेश हो चुका है उत्तराखंड का, लेकिन ये कहा जा रहा है मदन कि ये बजट ना तो किसान के हित में है, ना ही महिलाओं के, और मैदानी इलाकों, पर्वतीय इलाकों का भी कोई खास यहाँ पर प्रावधान नहीं किया गया। कुछ खास मैदानी इलाकों को नहीं दिया गया है। लेकिन ये अनुमान जताया जा रहा था मदन, क्योंकि अगर विपक्षों के आरोपों को देखें, वो कहा, विपक्षी पार्टियों के तमाम नेताओं का ये कहना है कि मैदानी इलाकों पर खास फोकस नहीं है, विकास, या आप इसको विकसित बजट नहीं मान सकते हैं, किसानों को साधने की कोशिश की जा रही, आप इसे लोक लुभावन बजट कह सकते हैं। विपक्ष की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है, सरकार की तरफ से क्या कुछ कहना है इस बजट को लेकर?
श्रुति देखिए, जो बजट सामने निकल करके आया है, अगर बजट को एक अच्छी नज़र से देखा जाए तो निश्चित तौर पर सभी पहलुओं को छुआ है सरकार ने, और सभी के लिए एक अच्छा बजट यहाँ पर देखने को मिला है। पिछली बार की अपेक्षा लगभग 11% अधिक ये बजट रखा गया है। चाहे महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें, उसके साथ ही किसानों की बात करें, और पहाड़ के लिए भी तमाम जो है यहाँ पर इस बार प्राविधान रखे गए हैं। चाहे वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, सभी पहलुओं को छुआ गया है। लेकिन जो विपक्ष का कहना है, विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि ये एक खाली खाका है, एक खोखला स्वरूप है, और ये लोक लुभावन बजट पेश किया गया है। हालांकि विपक्ष की लेकिन देखिए, रोजगार की बात की जा रही थी मदन, यहाँ पर रोजगारी या आप देखिए, बेरोजगारी जो एक बेहद अहम समस्या है, परेशान है लोग इससे, इसके लिए ज्ञान मॉडल लेकर आए हैं। बजट में इसको लेकर बातचीत भी की गई। ये ज्ञान मॉडल क्या है, इसके लिए रूपरेखा किस तरीके से तैयार की गई है मदन? देखिए, अगर हम ज्ञान की बात करें तो उसकी एक पूरी डिस्क्रिप्शन है। उसके जो मीनिंग है वो कई 5 शब्दों का ज्ञान है, तो ये 5 उसके अलग अलग मीनिंग है, और उसने सीधा स्पष्ट ये है कि सभी के लिए ये बजट है, ज्ञान है, किरदार है। उसके साथ ही एक और शब्द है, हालांकि अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा। 3 जो ये चीजें रखी गई है, उसमें अगर आप बजट पे सीधे तौर पर नजर डालेंगे तो सर्वव्यापी ये बजट दिखाई दे रहा है। और रोजगार की भी अगर बात करें तो तमाम क्षेत्रों में जो है सरकार ने ध्यान दिया है, जैसे कि खेल के क्षेत्र में तमाम बिल्कुल रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान मॉडल लेकर आई है उत्तराखंड की सरकार, धामी सरकार। और देखिए, रोजगार जिसके लिए युवा बेहद परेशान है, इस पर खास फोकस रहेगा। कुंभ के लिए, रोजगार के लिए, पर्यटन के लिए धामी सरकार ने इस बजट में खास आवंटन किया है, और इसका जो धरातल पर असर है वो भी आपको देखने को मिलेगा। मदन, आप बने रहिए, आगे भी आपका रुख करेंगे। चलिए खबरों बढ़ते आगे। उत्तराखंड में 25 अप्रैल से जनगणना होनी है। पहले चरण में होगा मकानों का सूचीकरण, पूरी तरह ऑनलाइन मोड में होगी मकान की काउंटिंग। आम जनता को स्वगणना का विकल्प दिया जाएगा। 10 अप्रैल से खुद ऑनलाइन आप भर सकेंगे ये फॉर्म। मास्टर ट्रेनरों का जो ट्रेनिंग है उस कार्यक्रम की भी शुरुआत होगी। जनगणना निदेशालय ने तैयारी को लेकर कमर कस ली है। वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन डेटा आप दर्ज कर सकेंगे। कर्मचारी घर घर जाकर डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, डेटा का वेरिफिकेशन करेंगे। यानी कि आपने जो भी आवेदन भरा है, जो भी फॉर्म में तमाम जो जानकारी फिलअप की है, उसको वेरीफाइड करने के लिए घर पर सरकारी कर्मचारी आएंगे, उसे वेरीफाइड करेंगे। वेरिफिकेशन की जो पूरी प्रक्रिया है वो संपन्न कराई जाएगी। उत्तराखंड में जनगणना 2027 की तैयारियां तेज है। प्रदेश में 25 अप्रैल से इसकी शुरुआत होगी, पहले फेज की, जहां मकान की काउंटिंग की जाएगी, मकान की जानकारी ली जाएगी। सूचीकरण का कार्य शुरू होने जा रहा है। खास बात यह है कि इस बार ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होगा, और आम जनता को 10 अप्रैल से स्वगणना का विकल्प भी मिलेगा। लोग खुद वेबसाइट पर जाकर अपनी जानकारी साझा कर सकते हैं, अपनी जानकारी फिलअप कर सकते हैं, जिसके बाद में विभागीय कर्मियों द्वारा इसको लेकर एक वेरिफिकेशन प्रोसेस भी किया जाएगा, सत्यापन किया जाएगा। इस प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण भी शुरू कर दिया गया है। यानी कि जो भी कर्मचारी आएंगे उन्हें ट्रेंड भी किया जाएगा। ट्रेंड कर्मचारी लोगों तक पहुंचेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन भी लगातार बने हुए हैं। मदन, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर, किस तरीके की ट्रेनिंग दी जा रही है तमाम कर्मचारियों को? श्रुति देखिए, 2027 में जनगणना पूरी होनी है, और उत्तराखंड में अब इसका प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। और पहला जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन यहाँ पर शुरू होगा 10 अप्रैल से। और पहले चरण में भवनों की गणना होगी, और भवन की जो गणना है उसमें आपको सभी चीज़ों का ब्यौरा देना है। और ऑनलाइन जो है आप ये तमाम चीज़ें अपनी भर सकते हैं, जिसमें कि आपकी मकान की ईंटों से लेकर और परिवार मकान की पूरा एरिया को लेकर, उसके साथ ही घर में जो तमाम चीजें हैं उसका भी ब्यौरा आपको देना होगा। चाहे गाड़ी,
गाड़ी है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, फोन है, ये तमाम चीजें जो है उसकी आपकी जानकारी देनी है। लगभग 33 ऐसे प्रश्न रहेंगे जिसका आपको जवाब देना है और ये तमाम प्रक्रिया ऑनलाइन 10 तारीख से शुरू हो रही है। आप स्वयं जो है उसको पूरी जानकारी आप भर सकते हैं। उसके बाद हालांकि जो अधिकारी है उनकी तमाम अभी ट्रेनिंग चल रही है कि किस तरीके से लोगों के घर जाकर पूरा सत्यापन करना है। इसके लिए तमाम राज्य के कर्मचारी अधिकारी जो है ट्रेनिंग उनकी चल रही है। तो निश्चित तौर पर एक जो पहला प्रोसेस है वो 10 तारीख से शुरू हो जाएगा और जनगणना का जो फिर परिवार के सदस्यों की काउंटिंग होगी वो 2027 में वो शुरू होगी और 27 लास्ट तक उसको पूरा भी करना है। तो अभी जो है मकानों की जो स्वगणना है वो कितने फेज में इसे बांटा गया है मदन? पहला फेज, क्योंकि इसकी शुरुआत 10 अप्रैल से होगी, ऑनलाइन भी आप इस पूरे प्रोसेस को कर सकते हैं। उसके बाद जो सरकारी कर्मचारी आपके घर पर आएंगे, जो उसको वेरीफाइड करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन आपने फिलअप किया है, कितने फेज में इस पूरे काउंटिंग को करना है, जनगणना को करना है, और क्या चुनौतियां हैं सरकारी कर्मचारियों के सामने? क्योंकि आपके पास मात्र 1 साल का ये वक्त है ओवरऑल आप देखें तो, क्या कुछ चुनौती है सरकार के सामने, सरकारी कर्मचारियों के सामने? निश्चित तौर पर श्रुति बहुत चुनौतियां सामने निकल करके आएगी, क्योंकि मकानों की भी गणना हो रही है। मकान में कितनी सारी चीजें होती है, तमाम चीजों का ब्यौरा देना है और जो तमाम पारिवारिक सदस्य उनके एक सदस्यों की चाहे चीजें हो चाहे उनकी स्वयं की, वो सब गणना होनी है। तो एक बहुत लंबा प्रोसेस है और जैसे कि मैंने बताया कि 33 ऐसे क्वेश्चन है जिसके जवाब देने हैं, कितना सही कितना गलत उसका सत्यापन करना है। तो बहुत एक बड़ी चुनौती रहेगी तमाम अधिकारियों के लिए जो इस जनगणना में जुटे हुए हैं। और निश्चित तौर पर जब हकीकतें सामने आएंगी, जब लोग अपनी पूरी जानकारी भरेंगे, उसके बाद जब सत्यापन करने के लिए जाएंगे, उस समय जो है कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है अधिकारियों को, क्योंकि एक एक चीज की बारीकी से निरीक्षण यहाँ पर होगा। और उसके बाद फिर जो है तमाम जनमानस का, पूरे परिवारों का, पूरे सदस्यों का, एक एक व्यक्ति का जो ब्यौरा करना है, तो तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन क्योंकि 2027 में जनगणना पूरी होनी है और समय जो है बहुत कम है, तो अप्रैल से ये शुरू हो रहा है और अभी पूरा 2026 तक जो है ये ऑनलाइन प्रोसेस यहाँ पर चलेगा, जो कि अभी भवनों के लिए है। उसके बाद फिर जो है घर पे जाके सत्यापन भी करना है और उसके बाद परिवार में कितने सदस्य हैं वो भी जनगणना होनी है। तो निश्चित रूप से एक कठिन प्रक्रिया है। बिल्कुल, कोई प्रॉक्सी जानकारी आपने फिलअप किया है, आपने सही जानकारी तो दी है, इसकी भी जो सत्यापन का जो पूरा प्रोसेस है वो भी आपको देखने को मिलेगा। 27 तक इसे कंप्लीट करना है। बहुत शुक्रिया मदन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन मोड पर होगा, यानी कि आम जनता अपनी तमाम जानकारी ऑनलाइन के माध्यम से घर बैठे बैठे भी फिलअप कर सकती है फॉर्म में। चलिए खबरों बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड सरकार ने विधानसभा में राज्य का ऐतिहासिक बजट पेश कर दिया है। इस बार बजट 1,11,703 करोड़ रुपए का है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10% अधिक है। मुख्यमंत्री ने सदन में सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने यूसीसी कानून लागू किया और सख्त नकल विरोधी कानून बनाया। बजट में स्वास्थ्य है, रोजगार पर विशेष फोकस है, जिसके तहत हर जिले में अस्पताल और युवाओं के लिए स्टार्टअप योजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि विकास परियोजनाओं के लिए धन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी और सरकार का मुख्य लक्ष्य समावेशी विकास है। विकसित एवं एकीकृत हैं। स्थायी निवास, जातीय आय और रोजगार पंजीकरण से जुड़े लगभग 1.17 करोड़ से अधिक प्रमाण पत्र जारी हो चुके हैं। अध्यक्ष जी, नई सोच का एक सशक्त उदाहरण यह है कि हम युवाओं के लिए अनेक अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। युवा शक्ति के सर्वांगीण विकास हेतु शिक्षण, प्रशिक्षण, स्पोर्ट्स एवं कौशल विकास आदि के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। देव कृपा से पास हमारे घने जंगल, निर्मल जल, इसके साथ हमारी शक्ति। अध्यक्ष जी, आत्मनिर्भर उत्तराखंड की विकास यात्रा के इस क्रम में हाउस ऑफ हिमालयाज का उल्लेख करना चाहूंगा। वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल की सोच पर आधारित यह पहल विशेष रूप से महिलाओं और स्वयं सहायता समूह की आय बढ़ाने, पलायन रोकने, पहाड़ में ही सम्मानजनक रोजगार एवं उद्यमिता के अवसर बनाने के उद्देश्य से डिजाइन की गई है। आज हाउस ऑफ हिमालयाज देवभूमि के स्थानीय उत्पादों को एक एकीकृत ब्रांड के रूप में सामने लाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ताकत
विकसित एवं एकीकृत। चलिए खबरों बढ़ते आगे। बद्रीनाथ यात्रा को सुगम बनाएगी उत्तराखंड सरकार। गौचर से बद्रीनाथ तक शटल सेवा जिसकी शुरुआत होगी। सीएम धामी ने विधानसभा सत्र में इसका ऐलान किया है। जाम से मिलेगी मुक्ति, श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी। प्राइवेट वाहन गौचर की पार्किंग में आप लगा सकते हैं। शटल सेवा से तमाम जो सुविधाएं हैं वो लोगों को, स्थानीय लोगों को मिलती हुई नजर आएगी। यहाँ पर रोजगार को भी बढ़ावा है। सोनप्रयाग गौरीकुंड की तर्ज पर लागू होगी ये व्यवस्था। महिलाओं के लिए विशेष पिंक शटल बसें चलाई जाएंगी। चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने ये कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है कि केदारनाथ की तर्ज पर अब बद्रीनाथ धाम के लिए भी गौचर से शटल सेवा की शुरुआत की जाएगी। चलिए खबरों बढ़ते आगे। केदारनाथ मंदिर से गायब हो गई है पवित्र रूप छड़। केदारनाथ मंदिर से चांदी की रूप छड़ लापता है। भगवान का अवतार माना जाता था इसे और पवित्र राजदंड है। मंदिर समिति की सुरक्षा पर अब सवाल उठ रहे हैं। लापरवाही को लेकर पूरे उत्तराखंड में भारी आक्रोश है। सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे डाले हैं। बाबा केदारनाथ के द्वार से कैसे खबर सामने आई जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है और अब श्रद्धालु बेहद परेशान है, आक्रोशित भी। भगवान केदारनाथ का अवतार माने जाने वाली चांदी की पवित्र रूप छड़ मंदिर समिति की कस्टडी से लापता है। अमूल्य राजदंड के गायब होने की सूचना मिलते ही श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश है। प्राचीन परंपरा के अनुसार इन पवित्र प्रतीकों को मंदिर से बाहर ले जाना प्रतिबंधित है, यानी कि बैन है। ऐसे में मंदिर समिति की लापरवाही भी अब सामने आ चुकी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के निर्देश भी दिए हैं। चलिए खबरों बढ़ते आगे। लालकुआ में शराबियों पर पुलिस की सर्जिकल स्ट्राइक। होटल, ढाबों और सार्वजनिक स्थानों पर सघन छापेमारी की जा रही है। 3 दर्जन से अधिक लोगों के चालान काटे गए हैं। पुलिस ने मौके पर वसूला है 5000 का जुर्माना। ढाबा संचालकों को सख्त कानूनी चेतावनी दी गई है। लालकुआ में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ पुलिस ने मोर्चा खोल दिया है। आईजी कुमाऊं के निर्देशन में गठित स्पेशल टीम और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त रूप से शहर के होटल, ढाबों और संवेदनशील इलाकों में छापेमारी की है। अचानक हुई कार्रवाई में शराबियों में हलचल है। पुलिस ने मौके पर 3 दर्जन से ज्यादा लोगों के चालान काटे हैं, जुर्माना वसूला है। कोतवाली प्रभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि किसी होटल या ढाबे में शराबखोरी पाई गई तो संचालक के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चलिए खबरों बढ़ते आगे। देहरादून में महिला आयोग आपके द्वार अभियान की शुरुआत। कोषागार सभागार में आयोजित हुई है महिला की जन सुनवाई। आयोग के सामने कुल 25 फरियादियों ने अपनी समस्याओं को रखा है। घरेलू हिंसा, जमीन की धांधली मामले सामने आए हैं। अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने शिकायतों का समाधान किया है। उत्तराखंड में महिलाओं को इंसाफ दिलाने, उन्हें सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की विशेष मुहिम महिला आयोग आपके द्वार की शुरुआत राजधानी देहरादून से की गई है। देहरादून जिला अधिकारी कार्यालय में आयोजित इस जन सुनवाई में राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने महिलाओं की समस्याओं को सुना है और त्वरित समाधान के निर्देश दिए। सुनवाई के दौरान घरेलू हिंसा, संपत्ति विवाद, लैंड फ्रॉड से जुड़े 25 मामले सामने आए, जिनमें से कई का मौके पर ही निपटारा किया गया। वहीं रुड़की में नाबालिग से दरिंदगी की कोशिश, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी शुभम को गिरफ्तार किया गया है। नाबालिग से सरेआम पहले अभद्रता की जाती और अब दुष्कर्म करने की कोशिश की गई।
इस आरोप में शुभम को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने सुनसान जगह ले जाकर दरिंदगी की है। छोटी बहनों के शोर मचाने पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उसकी पहचान की गई। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ये घटना कोतवाल आलमपुर गांव में एक नाबालिग किशोरी जब अपनी बहनों के साथ दुकान जा रही थी, तभी आरोपी शुभम ने उसे जबरन दबोच लिया। सुनसान मकान के पीछे ले जाकर दरिंदगी की कोशिश की, दुष्कर्म करने की कोशिश। छोटी बहनों की बहादुरी के बाद इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मामले में 2 समुदायों के जुड़े होने की भी खबर है और इसकी वजह से तनाव है गांव में, जिसे देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ की जा रही है। इलाके में किसी तरीके की अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन की तैनाती इलाके के बाहर की गई है। कुमार जी, गांव कोतवाल आलमपुर। एक घटना हुई कोतवाल आलमपुर में। एक बच्ची है 9 साल की, कक्षा 2 में, और उसके साथ में हमानियत हुई। वो शुभम उसे उठा कर लेगा सुनसान जगह में, उसके साथ दरिंदगी की। और भाई उसे ले जाने पर कुछ मोहल्ले के पड़ोसी जो आए, एक महिला आई, उसने सब देखा, कई आदमी इकट्ठे हुए। हाँ, छेड़छाड़ की गई और पुलिस ने उसे उठा रखा। फिलहाल इसी के साथ उत्तराखंड स्पीकिंग में बस इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। लगता है आजकल पंजाब